बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जिस तरह से वीकेंड है तो इंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को भी। लेकिन सबसे पहले तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना हमजा, कुछ लोग होते हैं तोते की तरह बोलने की उनको आदत होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि इकरा तो तोतों की तरह बोलती ही रहती है ना। अच्छा, लेकिन हम तोतों के हवाले से हमने कुछ कहानियाँ सुन रखी हैं। वो कहानियाँ ये होती हैं कि जी तोते जो बोलने वाले तोते होते हैं वो घरों में लड़ाइयाँ करवा देते हैं, वो आने वालों को तंग कर रहे होते हैं, बदतमीज भी होते हैं काफी ज़्यादा। ऐसा मतलब कि कहानियों में हम सुनते भी आए हैं। कुछ रिश्तेदारों के पास अगर ऐसे तोते हों तो हमने ये चीज़ देखी भी है, वो शिकायत करते हैं ना तो हम यकीन नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं ये शायद ऐसी ही बात कर रहे हैं। तोता बेचारा कैसे कर सकता है, इतना अच्छा परिंदा, इतना प्यारा सा, कैसे वो छोटा सा। लेकिन अब एक स्टोरी है हमारे पास जो आपसे शेयर करनी है। बरतानिया के एक चिड़ियाघर के 5 तोतों को मेहमानों को बुरा भला कहने पर अवामी नज़रों से ओझल करके अलग बरतानिया के एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। ये उनको सज़ा दी गई। अच्छा, ये जो 5 तोते हैं, आने वाले जितने भी मेहमान आते हैं, जैसे चिड़ियाघर में जितने भी आते हैं लोग उनको बुरा भला कहते थे, उन्हें बद्दुआएं भी देते थे। और इन तोतों के नाम जो हैं वो बिली, एरिक और टाइसन, जेड और एल्सी हैं। अब ये जो वहाँ जाते होंगे ना, विजिट करते होंगे उन चिड़ियाघर में, उन लोगों को पता लग गया होगा ये जो 5 तोते इनको अलग कर दिए तो इसका मतलब है बदतमीजी करते थे, इसलिए अलग कर दिया। सरबराह हैं उस चिड़ियाघर के स्टीव निकोलस, उन्होंने बताया कि शायद तोतों ने लोगों से ये सब कुछ सीख लिया था। तोते खुद से कैसे कर सकते हैं? जो लोग आते थे, तोतों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो देख रहे होते थे कि लोग किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को बददुआएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने जो है दिमाग में स्टोर कर लिया, वहाँ से सीखा। तोते पहले से कोई बिल्ट इन तो नहीं थे कि वो ये चीज़ें सीख के आए हुए थे। अच्छा, उन्हें तमाम तोतों को लिंकनशायर वाइल्ड लाइफ मरकज़ की कॉलोनी में एक छोटे से चिड़ियाघर में उन्हें रखा गया था। ये 200 के करीब अफ्रीकी ग्रे तोतों जो हैं उनके साथ वहाँ पर रहते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता कहते हैं कि उनके मिजाज में तब्दीली आती गई और स्टीव निकोलस ने बताया कि हम तोतों की बदजुबानी के आदी थे। ताहम ये अजीब बात है कि 5 तोतों में ये अजीब आदत देखी गई जो उनके बिगड़े अखलाक को जाहिर करती है। और इंसान ने कहा कि वहाँ मौजूद जितने भी मतलब दर्जनों तोते हैं वो बहुत शराफती जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे नहीं थे, क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में से इनको अलहदा कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग वहाँ पर आते थे देखने के लिए, ये बदजुबानी कर रहे होते थे, ये वहाँ पर उनको बद्दुआएं दे रहे होते थे। लोग ज़्यादातर इंजॉय कर रहे होते थे कि यार ये तोता किस तरह से कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चों की जानिब से, कुछ पेरेंट्स की जानिब से शिकायत की गई है तो इनको अलहदा कर दिया गया है। देखिए, अगर आप बदजुबानी करते हैं ना, तो चाहे आप परिंदे हैं चाहे आप जानवर हैं, तब भी आपको अलहदा किया जा सकता है। और आप इंसान होते हुए हम बदजुबानी कर रहे होते हैं, अखलाक हमारे अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर इसीलिए हम सोचते हैं कि लोग हमसे पीछे क्यों हट जाते हैं। लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि शायद हम बदजुबानी करते हैं, हमारा अखलाक अच्छा नहीं होता। तो इंसान होते हुए हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो एक चले लाइटर नोट पे एक बात हो गई कि तोतों को अलहदा कर दिया गया, तोतों के बारे में ये मशहूर भी है, लेकिन हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी ये देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मजाक भी नहीं करना चाहिए कि हम दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये लेसन जो कितना अच्छा है कि अब ये जिसने इन 5 तोतों को क्योंकि बदतमीजी की तो अलहदा किया, तो हम लोगों के लिए सीखने का कितना ज़्यादा है कि जो लोग अगर बदतमीजी करेंगे, जिनका अखलाक अच्छा नहीं होगा, तो उनसे भी लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूरी इख्तियार कर लेंगे। कैद तन्हाई में जो है ना भेज दिया जाए, उसका आप शिकार ना हो जाए, इसलिए अपने अखलाक बेहतर कीजिए और बदजुबानी बदकलामी ना किया कीजिए। हम बात करेंगे एक जानिब, अभी मुल्क के सिर्फ कहा जाए तो 10 से 15% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और बाकी जो अभी 85% तकरीबन है उन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर हम इस हवाले से देखें कि उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि नए वेरिएंट से हिफाजत के लिए बूस्टर डोज़ लगाई जाए, तो बूस्टर डोज़ है क्या, इसको लगाना क्यों चाहिए, क्या अब ज़रूरत है वक्त की या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल सवालात तो उठ रहे हैं। कोरोना माहिरीन के मुशावरती ग्रुप ने एक इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार भी किया। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद
दोबारा कोरोना का निशान बने। इजलास में पेश किए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोविड-19 के 140 मरीजों में से 10% वैक्सीन के बावजूद वायरस से दोबारा मुतासर भी हुए हैं। अच्छा, जिनमें से बेशतर सरकारी शोबे के अस्पतालों के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। और इजलास में मुशावरती ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन के सामने आने की वजह से वैक्सीन की बूस्टर डोज की तजवीज़ दी। और उनका कहना है कि बूस्टर डोज एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने में मदद देंगी ताकि बीमारी के आगाज़ के बाद दोबारा पेचीदगियों के खतरे से हम बच सकें। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा वैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज के तौर पर मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन जो है उसकी सिफारिशात जो है वो पेश की गई हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो वो कहते हैं कि मुल्क में 80% लोगों को वैक्सीन लगने तक पहले से वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत अभी नहीं है। हाँ, और तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर किसी तबके को इस वक्त बूस्टर डोज की ज़रूरत है भी तो वो बूढ़े अफराद हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कम होती है। तो बूस्टर डोज के हवाले से जो कन्फ्यूजन पाई जा रही है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पाए जा रहे हैं और ये है क्या, इस हवाले से सवालात हो रहे हैं, जान लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो हमें बूस्टर डोज के हवाले से बताइएगा, बूस्टर डोज क्या तीसरी डोज होती है या पहली वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डोज लगाई जा रही होती है वो होती है? पहली बात तो ये है कि आपकी सारी ये अभी मैं 1 मिनट पहले की जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसमें कुछ बहुत सा कन्फ्यूजन है। सर डिस्कशन तो तभी हो सकती है ना जब कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये एक हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें अभी हमने सिर्फ एक कमेटी बनाई है जो जायजा ले कि कितने लोग इससे मुतासर हो रहे हैं जो वैक्सीनेशन हो चुकी है जिनकी, उसमें कितने हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और अभी कोई सिफारिशात, कोई रिकमेंडेशन वाली स्टेज तो आई नहीं। मैं तो हैरान हूँ ये खबर का ओरिजिन क्या है। ये हमारी मीटिंग परसों दोपहर को हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई जिसमें मैंने एक कमेटी बनाई है अभी सिर्फ, जिनको ये कहा है कि ये सारा आप एविडेंस जो है इसको रिव्यू करें और इसके बाद हम गौर करेंगे और इस कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी कि क्या हमें बूस्टर डोजेस को स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप में रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं। अब मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि ये खबर कैसे और किस तरह इस स्टेज पे पहुंची और कैसे इसको, क्योंकि हमारे इजलास की तो आमतौर पे खबर इशू नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि कल सब अखबारात ने ये बात रिपोर्ट की तो हमने बेहतर समझा कि आपका मौक़िफ़ लेना, आप सबसे रेलिवेंट हैं, इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन है ये आपसे जानी जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी, पहली बात तो ये हम हर रोज मीटिंग में कोई 15 चीजें डिस्कस करते हैं और आपने देखा होगा हमारी किसी मीटिंग की खबर नहीं आती अनलेस कि उस मीटिंग को अटेंड करें मिनिस्टर या कोई और एडवाइजर, तो वो अपनी खबर दे देते हैं। हम तो अखबार में खबर बिल्कुल देते नहीं। अब मुझे नहीं पहली बात तो समझ आई कि ये खबर मरोड़ तरोड़ के और क्यों अखबारों तक पहुंची और क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ। क्योंकि हमारा पहली बात ये है, हमारा एडवाइजरी रोल होता है। एडवाइजरी रोल क्या होता है कि आप तमाम एविडेंस को, तमाम स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और क्या मामला हो सकते हैं। उस इजलास में सिर्फ इतनी बात हुई थी कि ये गौर किया जाए कि हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन के बाद कितने फीसद मुतासर हो रहे हैं, ताकि उसकी लाइन पे तरफ फैसला करें क्या ये मुमकिन है कि हाई रिस्क ग्रुप्स को बूस्टर डोज दिया जाए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, बूस्टर डोज है क्या जी? एक वैक्सीनेशन है जिसकी 2 रिजीम्स हैं, मोस्टली वैक्सीन्स दो दवाइयों के ऊपर मुनहसर होती है। एक पहला डोज होता है और फिर उसके बाद एक दूसरा डोज होता है और 2 डोजेस के बाद वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद फिर आप देखते हैं हर साल पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वो भी एक वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है। तो वो बूस्टर डोजेज होते हैं जो आप 5 साल से कम बच्चों को पिलाते रहते हैं और उसकी बुनियाद ये है कि ताकि बच्चों में, अगर कुछ बच्चों में पूरी सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं हुई तो हम उनको एडिड प्रोटेक्शन देते जाएं ताकि वो उस वबा से बच सके। इसी तरह आप देखते हैं मीजल्स में भी डोजेज लगते हैं। इसी तरह आपने देखा DPT जो पोलियो, उसका डिफ्थीरिया का, पर्टसिस का, काली खांसी का और टेटनस का टीका है, इसके भी बूस्टर्स लगते हैं। सो बूस्टर कोई इनोवेशन नहीं है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में बूस्टर्स लगाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी है, इसमें किसी को भी अभी कुछ तजुर्बा नहीं है, तो हम तो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठी कर रहे थे कि हम देखें। और वैसे भी 10% का हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जब आप वैक्सीन की इफेक्टिविटी देखते हैं तो किसी वैक्सीन ने 100% प्रोटेक्शन का तो नाम ही नहीं लिया।
हर वैक्सीन 80 से 90% प्रोटेक्ट करती है, जिसका मतलब है 20% लोगों को फिर भी होगा कोरोना। अब ख्याल शुरू में यह था कि जो वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना होगा वो माइल्ड होगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि 5 से 7% लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम तो एक साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हैं अभी कि इसको एनालिसिस किया जाए और इसके बाद कोई पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है। इसके बाद सिर्फ मशवरा दिया जाए, तजवीज़ दी जाए, इसका हुकूमत को इन्फॉर्म किया जाए कि जी ये हालात है और ये पॉसिबिलिटीज हैं। मगर मैंने तो हेल्थ मिनिस्टर से भी कहा है जी कि मेरी समझ से ये बिल्कुल बालातर है कि ये किस किस्म की खबर किस वजह से अखबारात में दी गई, क्योंकि हमने तो आज तक अपनी किसी मीटिंग की खबर अच्छा, ही नहीं। सर ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब आप कुछ डेटा का जिक्र कर रहे हैं, वो भी रिपोर्ट हुआ, 10% का आपने जिक्र किया, वो भी रिपोर्ट हुआ। अभी आपने बाकी हॉस्पिटल में दाखिल होने के हवाले से भी बताया। अभी तक कुछ भी कहना या कुछ भी तजवीज़ देना या कुछ भी मशवरा देना गवर्नमेंट को, ये कब अज़ वक्त होगा? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, इसलिए कि हम तो सिर्फ हमने एक कमेटी बनाई है जो जायजा ले। ठीक है, अभी जायजा लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना से अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स की अगर बात करें, दूसरों की भी बात करें, इसके बावजूद अगर डेल्टा वेरिएंट से जो है वैक्सीनेशन के बावजूद लोग अगर मुतासिर हो रहे हैं तो ये कितना तशवीशनाक हो सकता है? जी तशवीशनाक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में 2 ऑब्जर्वेशन जो सारी दुनिया से आ रही हैं वो ये है कि एक तो ये ओरिजिनल कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा आसानी से लोगों को मुतासर कर पाता है। सो ये वायरस की एक कैपेसिटी है जो बढ़ गई है, उसकी हमला करने की कुव्वत में इजाफा हो गया। तो ये एक तशवीशनाक बात है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो आदमी डेल्टा वायरस से इफेक्ट होता है उसके जिस्म में वायरस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कोरोना वायरस। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब लामहला जब उसके सांस में, जब उसकी छींक में, जब उसकी खांसी में बहुत ज़्यादा वायरसेस बाहर जाएंगे तो इम्कान ये है कि वो ज़्यादा लोगों को मुतासर करेंगे। तो ये फिगर इस वक्त को 100 से 150% ज़्यादा इन्फेक्टिविटी की तरफ लोगों का ख्याल है। लेकिन देखिए ये एक नई बीमारी है, इसमें हत्ती और कोई फाइनल ओपिनियन तो अभी कोई भी नहीं दे सकता है, तो वक्त ने साबित करना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पहले ख्याल था, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम वैक्सीन के बारे में ख्याल था कि ये सीरियस इलनेस से 100% महफूज रखती हैं, मगर ये भी अब पूरी तरह साबित नहीं हो रहा। इस हद तक हुआ कि देखिए दुनिया में सब में ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं। दुनिया में बूस्टर की बात भी हो रही है, दुनिया में ये भी कहा गया, अमेरिका में ये कहा गया, कैलिफोर्निया में, कि जी अब तो कोरोना तो सिर्फ उन लोगों की बीमारी है जो वैक्सीनेट नहीं हुए। लेकिन वहीं पर से फिर खबरें आती हैं कि बहुत से वैक्सीनेटेड लोग मुतासिर भी हो रहे हैं, और अब खबरें आ रही है कि 5% मुतासिर होने वालों को अस्पताल भी जाने की जरूरत पेश आ रही है। तो हम सिर्फ तमाम डेटा लोकल और इंटरनेशनल एनालाइज करते हैं, स्टेटिस्टिक्स का मुआजना करते हैं, उसकी अहमियत उजागर करते हैं, और उसके बाद हम अपना एक ओपिनियन हुकूमत को देते हैं। उसका ना प्रेस से ताल्लुक है, उसका ना किसी और मीडिया से ताल्लुक है। मुझे अभी तक बहुत शदीद हैरत है कि ये अजीबो गरीब खबर कैसे। सर ये बहुत ज़रूरत थी आपकी क्लैरिफिकेशन की, इसीलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि जो आपका मौक़िफ़ है वो सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा हो गया कि आपने क्लियर किया। सर WHO की अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें, WHO की जानिब से तो बूस्टर डोज के हवाले से भी कुछ नहीं कहा गया, और बाकी जो ममालिक हैं कुछ उन्होंने बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी है। WHO की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आप बूस्टर डोज लगाएं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हमें इंतजार करना चाहिए WHO की गाइडलाइंस का या अपने तौर पे फैसला करना चाहिए? जी मैं ये भी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक अजीब तासुर है कि WHO की क्या गाइडलाइंस हैं या इंटरनेशनली क्या हो रहा है। देखिए बात ये है कि WHO की गाइडलाइंस किन चीज़ों पर बनती हैं। WHO की गाइडलाइंस बनती हैं जो मवाद उनको मुख्तलिफ ममालिक मुहैया करते हैं जी। वो एक्सपर्ट से कमरे में बैठ जाते हैं उसका, तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बजाय इसके कि हम हर बात के लिए WHO की तरफ देखें, हमारे पास लोग मौजूद हैं जो इस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो अच्छी पॉलिसी खुद भी बना सकते हैं। यानी कि जो उन ममालिक ने खुद से फैसला किया अपने डेटा को देखते हुए बूस्टर डोज लगाने का, वो दुरुस्त है अपने तौर पर उनके लिए। बिल्कुल उनके लोकल हालात में वो दुरुस्त होगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें अपने फैसले खुद भी करने हैं, हमें अपने मामलात का जायजा खुद भी लेना है, अपने हमारे जो रिस्क कैलकुलेशन है वो हमें करनी है। ठीक है। अगर मेरे यहाँ रिस्क कुछ और है और WHO के मुताबिक जहाँ उनको डेटा अवेलेबल है रिस्क कुछ और है, तो मैं फिर WHO को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने, हमारे पास इतने लोग हैं, इतना साइंटिफिक डेटा है, हमारे पास कोई कमी तो नहीं है एक्सपर्ट्स की।
तो हमें इस पोजीशन में अब आना चाहिए कि हमें अपने फौरी फैसले खुद करने की पोजीशन में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे और ये बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि कल से ये चीज़ें अखबारात में रिपोर्ट हो रही थी कि इस तरह की कुछ तजावीज़ सामने आई हैं बूस्टर डोज के हवाले से। ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बारे में ये बात आ रही थी कि वो दोबारा से मुब्तला हो रहे हैं, तो ये लोगों में भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी और ये क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने क्लियर भी कर दिए सारी सूरत हाल को। अब कन्फ्यूजन कहीं बाकी नहीं रही है, इसीलिए आप लोग सिंपल ही जाएं, अपना आपको वैक्सीनेट कराएं, जो कि 2 डोजेस का हम यही कर सकते हैं। अच्छा, खैर इसी से मिलती जुलती एक चीज़ ये भी है कि कोरोना ने हमें पता है कि पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, मगर पाकिस्तान में लोग आज भी संजीदा लेने को तैयार नहीं है, खासतौर पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को। और लोगों की एक बड़ी तादाद है जो महज कोरोना को एक साजिश समझती है। हमजा इसी वजह से तो हम देखते हैं ना, ये केसेस जब इतने एकदम नीचे आते हैं तो दोबारा एकदम अब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के ख्यालात होते हैं। खैर, गैलप पाकिस्तान के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी अब भी ये राय रखते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा सिर्फ मुबालगा आमेज़ है, जबकि 66% लोग वैक्सीन लगवाने के हामी हैं। इसके अलावा तकरीबन 45% पाकिस्तानियों का दावा है कि उनके ख़ानदान के अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। अच्छा, 76% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत कोविड-19 की सूरत हाल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रही है, तमाम इकदाम बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत दुरुस्त हैं। तकरीबन 60% पाकिस्तानी अभी तक नहीं जानते कि हुकूमत के जरिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कैसे करना है। और सर्वे के मुताबिक कोविड-19 के मुआशी असरात मार्च के मुकाबले में कदरे बेहतर होते चले जा रहे हैं। 2021 की बात करें और 2020 और 21 और का हम मवाजना करते चले जाएँ तो गैलप पाकिस्तान का मुआशी फलाह बहबूद का अगर देखें, उस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि जी के 4 इशारियों में कमी आई थी और अब जो है उसमें बेहतरी देखी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ गैलप सर्वे के एग्जीक्यूटिव बिलाल गिलानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिलाल गिलानी साहब, क्या वजह है कि 55% पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, और क्या वजह हो सकती है कि बाकी ममालिक में भी लोगों की यही राय है, क्या आप समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इस मौजू पे बुलाया। तो आप तकरीबन 55% जैसे आपने कहा कोरोना को एग्जैजरेटेड समझते हैं, उनके ख्याल से बड़ा मसला नहीं है जितना बना कर दिखाया जा रहा है। इसमें हमने जब लोगों से पूछा तो एक वजह जो सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान में क्योंकि कोरोना उस तरह से फैला नहीं है, तो तकरीबन 20% लोग ऐसे कहते हैं कि वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको कोरोना हुआ हो। तो क्योंकि हम एक थोड़ी यंग कौम है और मुल्कों के मुकाबले में, तो यहाँ कोरोना की से अमवात भी कम हुई हैं। तो जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एहतियात नहीं करनी चाहिए, मगर क्योंकि हमारे आसपास और आवाम के आसपास इस तरह के वाक़यात कम होते नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें कुछ अवामिल इस तरह के भी हैं कि कंस्पिरेसी थेरीज़ पे लोग बहुत बिलीव कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। हमने ये देखा कि जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके ख्याल से कोरोना एक कंस्पिरेसी है, एक एग्जैजरेशन है, एक कंट्रोवर्सी है जिस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ जो हैं वो भी एक पाकिस्तान में इस तरह के रुझान को तक़वियत दे रही हैं। हमने ये देखा कि आपने सवाल किया कि और मुल्कों में ऐसा रुझान पाया जाता है, तो पाकिस्तान तन्हा नहीं है, और भी मुल्क हैं जिनमें ऐसा पाया जाता है। और उन ममालिक में भी यही देखा जा रहा है कि कंस्पिरेसी थेरीज जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत सी आवाम उससे मुतासिर कर इस तरह के ख्यालात का इजहार। ठीक है बिलाल गिलानी साहब, हम देख रहे हैं कि इस सर्वे के मुताबिक 1/3 लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते हैं। उसकी क्या वजह बताई है, उन्होंने क्यों नहीं लगवाना चाहते? 60% अफराद को पता ही नहीं है कि उसके लिए रजिस्टर कैसे होना है। वो लोग क्या कह रहे हैं? जी, जब हम लोगों से ये सवाल करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, दुनिया भर में वैक्सीन जो है वो कोरोना से बचाव का एक वाहिद हल समझ में आ रहा है, तो तकरीबन 40% पाकिस्तानी हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में से लगातार ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। ऐसे लोगों को कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें तन्हा हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। एक हमारे यहाँ ये रुझान पाया जाता है
कि ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि वो कोई उनसे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर ज़ोर आजमाई करनी चाहिए। तो हमारा ये ख्याल है, और दुनिया भर में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे जो लोग यकीन रखते हैं उनका ये ख्याल है कि ऐसे लोगों से हमें गुफ्तगू शुनीद करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, उनसे उनकी बात समझनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि इस तरह के रुझान रखने वाले लोग जो हैं वो इसलिए भी एक शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो माशरा उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें उनके जहन में जो कंस्पिरेसीज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, और जो उनको माशरे को उनको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आप सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट है उसके हवाले से पूरा बताया है, तो ये एक जो है एक चीज़ बेहतर है कि जिस तरह से चीज़ें कोई क्लियर भी उन्होंने कर दी हैं। अच्छा, खैर हम आगे बढ़ेंगे। कल एक वाक़या पेश आया गुज़श्ता शाम को, रात को, पंजाब में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से कई सवालात वो खड़े करके हैं। मुलज़मान ने गुज़श्ता रात PTI के नामज़द सूबाई वज़ीर असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब में वलीमे की तकरीब हो रही थी, इस दौरान फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में असद खोकर के भाई मुबशर खोकर जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। इस फायरिंग में जो है वो मतलब कि जामबर नहीं हो सके फायरिंग के नतीजे में। पहले बताया गया था कि वो ज़ख्मी हैं। और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से दो बातें आ रही हैं। एक बात ये रिपोर्ट की जा रही है कि जी वो वहाँ पर ही मौजूद थे, बस निकल रहे थे तो फायरिंग होगी। दूसरी है कि वो जा चुके थे, उसके बाद फायरिंग हुई है। तो ये सारी सूरत हाल, बिल्कुल ये सारी सूरत हाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे, तो बाकी तीनों भाई जो खड़े थे गेट पर, तो ये सारा वाक़या पेश आया। तो अब इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। खबर मुगल हमारे साथ मौजूद है। खबर आगाह कीजिएगा, इब्तदाई रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्या पेश आया था, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया? देखिए जी, कल एक सूबाई वज़ीर जिन्हें नामज़द किया गया असद खोकर साहब, जो कि पहले भी सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, MPA भी हैं, उनके बेटे की एक शादी की तकरीब थी। और शादी की तकरीब भी कहीं लाहौर के एक पोश एरिया जिसे डिफेंस कहा जाता है, और वहाँ पर वैसे ही सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रहती है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात रहती हैं। तो वहाँ पर ये एक मार्की थी और मार्की में ये वाक़या पेश आया, ये हादसा पेश आया। और उस वक्त पेश आया जब वहाँ पर हाई सिक्योरिटी थी। वज़ीर आला पंजाब उस तकरीब में शरीक थे। ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि कई सूबाई वुज़रा, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती शख्सियात और इसके साथ दीगर बड़ी शख्सियात जो हैं वो उस तकरीब में शरीक थी। उसके बावजूद ये वाक़या पेश आना अफसोसनाक है, चूँकि जब भी वज़ीर आला पंजाब ने कहीं भी शिरकत करनी होती है तो 8 क्लब जहाँ पर वो रहते हैं, जो कि CM हाउस भी है, वहाँ से लेकर जिस जगह पर उन्होंने जाना होता है वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा स्पेशल ब्रांच की स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो रूट पर तैनात होती है, जो कि पैदल खड़े होते हैं और सिविल वर्दी में, जिसका किसी को इल्म भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी में जो है वो इस तरह का वाक़या होना ये वाकई अफसोसनाक है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो मुलजिम से जो इब्तदाई तफ्तीश में जो उसने इंकशाफात किए हैं, उसका ये कहना है कि 8:15 बजे के करीब वो मार्की में दाखिल हुआ, और जब वो दाखिल हुआ पिस्टल उसने साथ लगाया हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे चेक नहीं किया और वो बड़े आराम से जाकर जो है वो इस पार्टी में शरीक हो गया। और उसका ये कहना है कि जब वो 2-3 बार उसका जो है वो मुबशर वगैरह के साथ उसका आमना सामना भी हुआ, मुबशर मकतूल जो कि असद का भाई भी है, और उसके साथ उसका सामना हुआ। और जब वज़ीर आला पंजाब तकरीब से जाने लगे तो वो उनके पीछे पीछे ही बाहर निकल गया, चूँकि तीनों भाई जो हैं वो बाहर जो है सी ऑफ करना जा रहे थे। उसकी कोशिश ये थी कि वो एक को नहीं बल्कि तीनों को निशाना बनाए। लेकिन खुशकिस्मती से 2 भाई जो हैं वो इसमें सेव रहे और एक जो है वो जाँ भाग हो गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपने हमें तफसीलात में सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ जाते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर मौजूद थे और अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसके पास एक हथियार था और उसने वहाँ पर फायरिंग भी की है, और जिसके नतीजे में हमें पता है कि एक नामज़द सूबाई वज़ीर जो हैं उनके भाई जामबर नहीं हो सके हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बाज़ वालिदैन शिकायत करते नजर आते हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा, अपनी दुरुस्त उम्र के मुताबिक अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा, इशारों से चीज़ें मांगता है, जबकि कुछ लापरवाह वालिदैन भी हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बाबा ने भी देर से बोलना शुरू किया था तो भी ये भी बोले तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये एक आम फहम नज़रिया है जो हमारे माशरे में परवान चढ़ चुके हैं और इसी लापरवाही के बायस बच्चों के बोलने की उम्र के मरहले ज़ाया हो जाते हैं और वो दुरुस्त वक्त पर बोल नहीं पाते हैं। बच्चों के ना बोलने या देर से बोलने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऑटिज़म, इस चीज़ को कहा गया है ऑटिज़म। तो ये जो इसके शिकार होते हैं बच्चे, उनको गुफ्तगू करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए थेरेपिस्ट और इदारे मौजूद हैं जो उनकी तरबियत करते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वालिदैन बच्चों की उम्र के मुताबिक बोलने के संगे मील से वाकिफ़ हों। अच्छा, और अपने बच्चे के हर अमल की निगरानी कर रहे हों। और बच्चे की कुव्वत गोयाई की एक मखसूस उम्र होती है जो पैदाइश से कहा यह जाता है कि 12 बरस तक रहती है, और इस दौरान अगर कोई नक्स पैदा हो जाए और दुरुस्त वक्त पर इसकी निशानदेही ना हो तो नताइज तशवीशनाक भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए अपने बच्चों के हर अमल का बगौर जायजा लें और उन पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि यही आपके आने वाला कल होते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को क्या समझने की ज़रूरत है, किस वक्त हमें परेशान होने की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्सा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ हम ये देख रहे होते हैं लेकिन हम उसको संजीदा नहीं ले रहे होते। हम देर से बोलते हैं, बच्चे को कोई दौरानियाँ दे सकते हैं कि 12 माह का बच्चा अगर नहीं बोल रहा तो वो देर से बोल रहा है, या 24 माह का बच्चा नहीं बोल रहा तो वो देर से बोल रहा है? हर बच्चे के जीन्स दूसरे बच्चे के जीन से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हर बच्चे के घर का माहौल दूसरे के घर के माहौल से मुख्तलिफ होता है। पेरेंट्स की जो परवरिश हुई होती है वो डिफरेंट हुई होती है, वो अपने बच्चों का ब्रॉट अप डिफरेंट तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि वालिदैन क्या करते हैं कि अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ख़ानदान में कोई बच्चा है, जैसे कि अगर मेरे पास आते हैं और मुझे आके कहते हैं लोग कि डॉक्टर साहिबा हमारा बच्चा है, वो मेरी जेठानी का बच्चा तो इस उम्र में इतने अल्फाज बोल लेता है, इतना पटर बोल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा इसने कुछ बोलना ही नहीं शुरू किया। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी कि आखिर ये क्या वजह होती है कि बच्चा कौन सी एज में कितने अल्फाज बोलना शुरू करता है। ये एक नॉर्मल माइलस्टोन होता है, हम इसे माइलस्टोन्स कहते हैं, जैसे कि बच्चे का चलना, बच्चे का क्रॉल करना, बच्चे का उठना, ये सारी चीज़ें एक माइलस्टोन्स हैं। इसी तरह स्पीच भी एक नॉर्मल माइलस्टोन है जिसमें 3 माह का बच्चा स्माइल पास करना शुरू करता है, 6 माह का बच्चा जो है वो बैबलिंग करना शुरू करता है, गले में से कुछ ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू करता है जो कि बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, लेकिन वो कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब उसको पुकारा जाता है तो वो बच्चा थोड़ा सा टर्न करके देखता है कि मुझे पुकारा गया है। इसी तरह 9 माह का बच्चा है, जब उसको पुकारा जाता है तो वो पूरा टर्न बाकायदा ले लेता है। और 1 साल का बच्चा कंप्लीट एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मामा बोल दिया, बाबा बोल दिया। और 1 साल का बच्चा क्लैप करना शुरू कर देता है, 1 साल का बच्चा प्रॉपर बाय बाय बोलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से 15 माह का बच्चा जो सा होता है वो 5 वर्ड्स बोलना शुरू करता है। 5 वर्ड्स मतलब 5 वर्ड्स, 5 सेंटेंसेस नहीं। जैसे खाना एक वर्ड है, पीना एक वर्ड है, सोना एक वर्ड है, तो 5 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। और 18 माह का बच्चा 10 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 2 साल का बच्चा जो सा होता है वो क्या और क्यों जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता है। 3 साल का बच्चा जो है वो अपनी एज के बारे में बताना शुरू हो जाता है, अपने नाम के बारे में बताना शुरू हो जाता है, अपने जेंडर के बारे में बताना शुरू हो जाता है। जो 4 साल का बच्चा होता है वो 4 साल का बच्चा जो होता है वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। और जो 5 साल का बच्चा होता है वो एड्रेस अगर उसे पूछा जाए घर का पता तो वो उसको बताना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी होगी कि डिफरेंट एजेस में डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है कि आपके बच्चे ने किस एज में कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया। अब क्या होता है कि बच्चा जो है उसके नॉर्मल माइलस्टोन्स तो होते हैं, अचीव कर ली होती हैं, लेकिन बच्चे की डिलेड स्पीच होती है, उसमें नॉर्मल वेरिएशन आ रही होती है। नॉर्मल वेरिएशंस के साथ भी बच्चा जो है उसकी डिलेड स्पीच होती है। अब उसमें क्या होता है कि कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन बच्चा जो सा होता है वो फिर भी डिलेड बोल रहा, डिलेड स्पीच के साथ होता है। अब जैसे आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में बोलना शुरू हुआ था, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा जो है वो बीमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बच्चों के अंदर डिफरेंट तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है देर से बोलना शुरू होता है। लाइक
कि सबसे पहले अगर हम बीमारियां देखें तो कुव्वते जो समात होती है, हेयरिंग, लॉस ऑफ हेयरिंग की वजह से बच्चे की जो स्पीच डेवलप नहीं होती प्रॉपर्ली। अब क्या होता है कि जब बच्चा सुन नहीं सकता तो फिर बच्चा बोल भी नहीं सकता, और इसके लिए कुछ प्रॉपर टेस्ट होते हैं जो कि करवाना जरूरी होते हैं, जिससे पता चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बता दीजिएगा कौन सी ऐसी मतलब स्टेज है जब इंसान की जो पेरेंट्स है, बच्चे के पेरेंट्स है, उनको वहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये नहीं बोल रहा है या इसकी स्पीच में डिले है? देखिए कुछ माइलस्टोन्स जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि माइलस्टोन्स में डिले आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने ये बताया कि अगर 1 साल का बच्चा मामा नहीं बोल रहा, बाबा नहीं बोल रहा, बाय बाय नहीं कर रहा, या फिर 1 साल का बच्चा है वो क्लैप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसके स्पीच माइलस्टोन्स जिनसे वो डिले हैं वहाँ पर आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर 2 साल का बच्चा है और 2 साल का बच्चा जो है वो प्रॉपर 10 वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है उसकी स्पीच डिलेड है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये यही है जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा डिलेड स्पीच के साथ है कि नहीं है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मसला भी है कि बच्चा सुन रहा है हर बात। जी बिल्कुल, इनिशियल स्टेज। जी बच्चा हर बात को सुन रहा होता है और बच्चा जिस चीज़ को चाह रहा होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। हम कहते हैं कि ये जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहा बात पर, या फिर ये बच्चा जानबूझकर जो इसका दिल करता है वो ये कर लेता है, और बच्चा चंद एक अल्फाज बोलता है लेकिन समझ उसको हर चीज़ की आ रही होती है। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए डिफरेंट तरह की बीमारियां, जैसे तो एक मैंने बताई कि हेयरिंग लॉस तो इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। दूसरी जो चीज़ होती है ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा बोल नहीं सक रहा होता, या फिर उसने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स एक्वायर किए हुए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लाइक बच्चा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा होता, बच्चे के स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं, बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा होता है, बच्चा प्रॉपरली चीज़ों को बार बार लाइन अप कर रहा होता है, कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो उसमें वो ऑटिज्म आ जाता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है। तो फिर उसकी ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिस पे बच्चे की प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं बोल सकता। अब न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं, लाइक कि बच्चे का दिमाग की प्रॉपर बनावट ना होना, ठीक है, या फिर बच्चे के दिमाग का साइज़ छोटा होना, या फिर पैदाइश के टाइम पे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन का ना मिलना, या फिर अगर बच्चा पैदाइश के बाद अगर बच्चा जो है उसकी जरकान की स्टेज में ज़्यादातर रहे तो वो भी बच्चे की दिमाग को डैमेज कर देता है। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को मिर्गी हो गया तो मिर्गी की वजह से आपका बच्चा जो है वो वर्ड्स नहीं बोल सकता, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं और उस वजह से उनके एतमाद जो है उसमें कमी हो जाती है। इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे उस कमी को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो बच्चे जिनसे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का केस होता है जिसमें बच्चे जो उनसे चुप रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, वो खामोश रहते हैं। वैसे बच्चों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत होती है ताकि वो बच्चे जो उनसे अपने लोगों में बैठ के बातचीत कर सके। जब उनको उनके शेल्टर जोन से, उनके कम्फर्ट जोन से पुल आउट करने, तो वो बच्चा जो उनसे अच्छे तरीके से उस सोसाइटी में अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बता दीजिएगा। हम ये समझते हैं कि अगर माँ ज़्यादा बात कर रही हो बच्चे से तो शायद बच्चा जल्दी बोलना शुरू हो जाता है। फिर एक और मामला ये होता है कि बच्चा अगर ऐसे कार्टून्स देख रहा है कि जिसके अंदर काउंटिंग है या फिर कोई स्टोरी सुनाई जा रही है तो बच्चा शायद उससे जल्दी बोलना शुरू हो जाता है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, बच्चा एक कार, मतलब बॉयज़ की हम बात करें, कार्स वाले कार्टून देख रहे हैं, उसमें कोई इस तरह से बातचीत नहीं हो रही होती, तो शायद बच्चा इतने अल्फाज सुन ही नहीं सकता कि वो बोल सके। तो क्या ज़्यादा सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलने के लिए? एग्जैक्टली, जितना बोलने के लिए सुनना भी ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है। जब आप बच्चे को कोई रेगुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, लाइक आप बच्चे के हाथ धुलवा रहे हैं, बच्चे को कपड़े चेंज करवा रहे हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो आप बच्चे के साथ कमेंट्री करें, बताएं कि आई एम फीडिंग यू, आई एम चेंजिंग योर क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग योर हैंड्स, ताकि बच्चा जो उस चीज़ को परसीव करे, जो वो आंखों से देख रहा है वो उसको अंडरस्टैंड भी करे, कानों से सुने भी। जितना ज़्यादा वो सुनेगा उतनी ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उसकी रिसेप्टिव अच्छी होगी, तो तभी वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जा सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करी और बता रही थी, और ये बड़ा ज़्यादा मसला है। कई पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कम बोलता है, और कुछ पेरेंट्स होते हैं
वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, सब अच्छा, कुछ लेकिन ठीक हो वैसे जाएगा। जो ऐसा- पेरेंट्स जो है खास तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि मदर्स जो है कुछ टॉकेटिव होती हैं, बच्चों से बातचीत करती हैं। मेरा तो ख्याल है कि जितना वो सुनते हैं ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है, वो उसी तरह उतनी स्पीड से बोलते भी हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनका किरदार बहुत अहम है इस चीज़ में कि बच्चों वो को वक्त बच्चों से दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है टाइम दें एक तो, और उनसे बातचीत करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ेंगे, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वो ख्वाब है जो इनकलाबी असरात का हामिल होगा। अच्छा, आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान छोड़कर जाना वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि पूरी कौम पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाने की तहरीक का हिस्सा बने, और गुजरांवाला में इसी जज्बे के तहत शजरकारी मुहिम का भी जो है ना वो आगाज़ किया गया, वो जारी है। अच्छा जी, इसमें एक सिर्फ ये शजरकारी मुहिम नहीं है, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो सुनकर आप सारे खुश हो जाएंगे। शहर में 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 50,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं जी गुजरांवाला में। ज़बरदस्त। अच्छा, अंदरून शहर GT रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट पर खुदाई का अमल भी शुरू कर दिया गया, और पौधे जो है वो कहा जा रहा है कि अजीज़ क्रॉस फ्लाईओवर जो है उधर से लेके चंदा कला जो है उधर तक लगाए जाएंगे। पौधे लगाने में सरकारी और निजी स्कूल के जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे। अच्छा, आलमी रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी दावत दे दी गई है, और इस वक्त 1 मिनट में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड भारत के पास मौजूद है। तो ये जो तैयारी की जा रही है, तैयारी कैसी की जा रही है, कब जो है ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसके पीछे सोच क्या मौजूद है। रफ़ीक मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान भी मौजूद हैं। जी बताइएगा रफ़ीक, कैसी तैयारियां चल रही हैं? आज ही बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो तो अरूज पर पहुंच चुकी है। मिली जोशो जज्बा जो है वो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 1 मिनट में 37,000 पौधे जो हैं वो भारत ने लगाए थे। हमारे नन्हे तलबा जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं अब आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए 14 अगस्त पर पूरी कौम को एक तोहफा दिया जाएगा। 50,000 पौधे जो हैं वो 1 मिनट में लगाए जाएंगे। ये तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा फासला है अंदरून GT रोड पर, ग्रीन बेल्ट पर ये पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जो है भरपूर की जा रही हैं, खुदाई की जा रही है। अभी भी कुछ देर पहले स्कूल के जितने भी बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर रेसल की है पौधे लगाने की। तो ये जोश और जज्बा हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में, जो हमारा रोशन मुस्तकबिल है। वो बच्चे जो हैं वो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं कि हम ये रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर जो हैं ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के वो भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि तैयारियां कैसी हैं, जो हदफ आपने रखा है, क्या आप ये आलमी रिकॉर्ड बना सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हैं, और ये हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे थे अभी, और एक और इसके बाद मॉक एक्सरसाइज करेंगे, और 11 अगस्त या 10 अगस्त को हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि PM साहब भी गुजरांवाला तशरीफ़ लाएं, और हम इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे। आज ये आपने बात सुनी, हम आप नन्हे बच्चों से भी बात करते हैं जो बड़े पुरजोश नजर आए। बेटा आप ये बताएं, आपने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया है, तैयारी कैसी है? आप 50,000 पौधे लगाएंगे? हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, और हम बेचैन है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इंडिया को धूल चटा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपने बच्चों की बात सुनी कि वो बहुत ही बेचैन है, बेताब है कि 10 अगस्त या 11 अगस्त जो है ये जिले इंतजामिया मुकर्रर करेगी डेट, उस डेट को ये बच्चे जो हैं ये 50,000 1 मिनट में पौधे लगा के आलमी रिकॉर्ड कायम करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ये भी कोशिश की जा रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो है उनको दावत दी गई है, वो भी तशरीफ लाएं, क्योंकि शजरकारी में इमरान खान जो है वो भी पेश हैं, और पूरी दुनिया में माहौलियाती आलूदगी जो है उस पर भी वो बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है रफ़ीक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो चैलेंज कोई भी हो उसको फौरी तौर पर कबूल कर लेते हैं, और कंपटीशन ही तो उन्हें पसंद होता है। अच्छा, कंपटीशन पसंद होता है। दूसरी बात ये कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी, वो जो उन्होंने एक तालिबा से बात की तो उसने कहा कि भारत को हम धूल चटाएंगे। तो ये जो ये भारत के साथ कंपटीशन होता है ना, हमेशा उसमें बच्चे जब कुछ ज़्यादा बच्चे क्या बड़े हम सब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदे क्या होंगे? चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मुकाबले की फ़ज़ा बन गई है, उसकी वजह से ही हमारी फ़ज़ा जो है वो बड़ी बेहतर हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी। और बच्चों ने यह कहा कि जी बुजुर्ग तो पता नहीं उतना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, तो हम ही ये क्यों ना पौधे लगाना शुरू कर दें। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप गुजरांवाला में मौजूद हैं, अगर गुजरांवाला में नहीं भी मौजूद, आसपास मौजूद हैं, तो आप जाकर भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और वहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कितने ज़्यादा
पुरजोश हैं और बच्चे चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। हम देख रहे होते हैं स्मोक का मसला पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, फ़ज़ाई आलूदगी के मामला हैं। हम लोगों ने यही मतलब प्रैक्टिस छोड़ दी थी दरख्त लगाने की, बल्कि जो दरख्त लगे होते वो काट रहे थे। तो अब जो ये मुहिम है, यकीनन पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट एक चीज़ अब मतलब ख़राब होता है उसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल होगी। और दूसरा ये कि जब हम देखते हैं जहाँ एक जगह रिकॉर्ड बनाने की तैयारियाँ की जा रही है, तो वहाँ दूसरी जगह टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की भी उम्मीद एक जाग उठी है। उसके लिए भी हम सारे दुआ कर रहे हैं, लोग भी दुआ कर रहे हैं कि जी अरशद जो है ना वो अब तमगा आज उनका फाइनल मुकाबला है जी अरशद नदीम का, और आज मैदान में वो उतर रहे हैं। उनकी कामयाबी के लिए पूरी कौम इस वक्त दुआएं कर रही है। और हमने कोशिश की कि ये तो देखें कि अरशद ने कैसे हालात में तैयारी की, अरशद मतलब उनको कैसी सहूलियात मौजूद थी। आज हमने उम्मीदें तो बहुत बांध ली हैं और हम हमारे हीरो हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि क्या ऐसी सहूलियात उनके पास मौजूद थी कि वो फाइनल तक भी क्वालिफाई कर पाते। अब क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, हमारी तो उम्मीद है कि गोल्ड लेके वो पाकिस्तान आ रहे होंगे। नसीम अब्बास हमारे नुमाइंदे हैं, वो इस वक्त अरशद के मौजूद हैं, उनके वालिद भाइयों और दोस्तों के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि एक तो पेरेंट्स के फैमिली के तासुरात क्या हैं और किन हालात में अरशद ने तैयारी किया। जी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल इकरा और हमजा, इस वक्त जो 92 की टीम है वो जो पाकिस्तानी हीरो हैं अरशद नदीम 101 15 मियां चन्नू में पहुंच चुकी है। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले उनके जो वालिद हैं उन्होंने ये सब कुछ किस कठिन मेहनत से उन्हें इस स्टेज तक पहुँचाया, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान की दुआवां आवाम दी दुआवां नाल झंडा लैके मेरा बेटा आएगा, मैं उहदा वालिदा, मैं बड़ा औखा पालिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, गौरमेंट का बड़ा मेरे सिर ते कि इन्होंने एडी दूर भेजता, मेरे से गुजारिश को नहीं जी। उनके वालिद के जज्बात आपके सामने थे। इस वक्त उनके भाई जो अरशद से बड़े हैं वो पंजाब पुलिस के मुलाजिम हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अल्लाह ने उनको शौर दिया है, उनको हिम्मत दी है, वो पाकिस्तान की खातिर खेलना चाहते हैं और खेल रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ झंडा लहरा के आएगा और इंशाल्लाह मेडल लेके आएगा। जी ये उनके भाई थे जो कह रहे थे कि कल हमने जुमे की नमाज के वक्त भी दुआ करवाई है। इस वक्त मेरे साथ उनके एक दोस्त हैं अरशद नदीम के, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अरशद माशाल्लाह बचपन से काफ़ी मेहनती था और उसे स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव था, तो और मेहनती होने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का उसे फल दिया है। आज वो टोक्यो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। जी ये अरशद नदीम के बचपन के दोस्त थे। इस वक्त अरशद के छोटे भाई जो सबसे छोटे हैं और उनके शागिर्द भी हैं, इन्होंने नेज़ाबाजी में, नेज़ा फेंकने में जो है वो इस वक्त डिवीज़नल लेवल पे कामयाबी हासिल की। ये अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी क्या जज्बात और क्या ये कहते हैं अपने भाई के लिए। अर्श मेरा बड़ा भाई है और वो मेरा कोच भी है, तो मैं उससे ट्रेनिंग सीख रहा हूँ। इधर मैं फारग हूँ, अभी इधर भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ भाई ओलंपिक खेलने के लिए। तो मैं अपील करता हूँ वो हमसे भाई के लिए वो दुआ करें। हमारी पाकिस्तानी कौम से ये दुआओं की अपील है ताकि अरशद नदीम जो 101 15 का सपूत है और पाकिस्तान का फ़ख्र है इस वक्त, और तमाम पाकिस्तानी मीडिया और तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त अरशद नदीम की तरफ हैं। बहुत शुक्रिया नसीम, आप हमें आगाह कर रहे थे और हमने देखा कि मतलब कैसे हालात थे वहाँ से। अरशद आज पूरी कौम के लिए जो है एक उम्मीद की किरण बन के सामने आई। और हम उम्मीद की किरण है अब, क्योंकि अब ओलंपिक में आखिरी हमारा पाकिस्तानी जो है वो, और हम यही दुआ करेंगे कि अरशद जीत के वापस आ रहे हों और पाकिस्तान जो है एक तमगा लेकर वापस लौट रहा हो। खैर हम टैलेंट की बात कर रहे हैं तो सूबा सिंध की भी बात करेंगे, पसमानदा ज़िला थर की बात करेंगे। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हम थर की बात कर रहे होते हैं तो थर से हमें मतलब कि सिर्फ मसाइल की हम बात करते हैं, लेकिन हम टैलेंट की बात करने जा रहे हैं और थर की बात कर रहे हैं, जहाँ कैद साली और बच्चों की मौत की खबरें तो मीडिया की जीनत बनती हैं, लेकिन उसके टीलों में छुपा एक ऐसा टैलेंट भी मौजूद है जिसकी आवाज़ कानों में रस खोलती है। बिल्कुल ऐसे ही तहसील इस्लाम कोट के नवाही गाँव की रिहायशी हैं किला, उनकी आवाज़ कोयल से कम नहीं है। आइए हम देखते हैं अलीगढ़ रेंज की रिपोर्ट में। इश्क लगा तकबीरां चुकियां अदल वेखा अख्तियार विसाइयां, अदल वेखा अख्तियार विसाइयां, इश्क लगा तकबीरां चुकियां।
सूबा सिंध का पसमानदा जिला थरपारकर, जहां भूख और अफलास के बायस बच्चों की अमवातें आए रोज मीडिया की जीनत बनती हैं। वहां थर में छुपे कई टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं, मगर मीडिया की नजर वहां नहीं पड़ती। इस्लामकोट जो काले सोने का मालिक है, इस खित्ते के नवाही गाँव सेंगारनोन में प्राइमरी टीचर सलीम नून की बेटी शकीला नून, जिसकी आवाज सहरा की सदाएं बुलंद करती है। शकीला 5वीं जमात से ही वतन अजीज के कौमी तराने, मिली नगमे और नाते गुनगुनाती थी। शकीला की मधुर आवाज़ की पहचान पूरे गांव तक फैल चुकी थी, तो शकीला के वालिद मोहतरम ने शकीला के ऊपर और मेहनत की और मुल्क के नामवर कलाकारों उस्ताद जम्मत, उस्ताद इब्राहिम, उस्ताद यूसुफ समेत आबदा परवीन के गाए सूफियाना कलाम शकीला को सुनाए, तो शकीला भी सूफियाना गीत अपने मधुर आवाज़ में गुनगुनाने लगी, तो थर की मौसीकी में निखार आ गया। दिलकश हर मंजरवा जड़ सारो सोल गरवा सोल मरनी धरती आई सुरमई अंबरवा। थर में मरहूम सादिक फ़कीर और लोक फनकारा माई भागी के बाद शकीला बगैर सांस के गुनगुनाने लगी, तो ऐसा लगा थर की मौसीकी में फिर जान आ गई है। शकीला नून के पास ना ही तरबियत देने वाला मौसीकार है और ना ही वो किसी संगीत के क्लब में तरबियत लेती है। शकीला के वालिद उस्ताद सलीम का कहना था, इसकी ख्वाहिश बचपन से ये थी कि मैं गाऊं। इधर क्या है कि स्कूलों में और मस्जिदों में ये पहले नात पढ़ती थी, बाद में स्कूल के गीत गाती थी, तरन्नुम थे जो कौमी तराने वगैरह, तो मैंने देखा इसका शौक़ है। उसी दिन से ये आगे आ रही है, पढ़ती लिखती आ रही है, और ये जो गीत गज़ल पे इसका शौक़ है, वो उर्दू में हो चाहे सिंधी में हो, चाहे किसी भी ज़बान में हो, ये शौक़ से गाती रहती है। मैंने समझा कि इसको आगे ले जाएं, लेकिन हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है। उसका कहना है कि अगर मेरी बेटी को अच्छे मौसीकार और गुलकार तरबियत दे तो ये बहुत बड़ी गुलकारा बन सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सिंध सहरा की टीलों में दबे इस मधुर आवाज़ को प्रमोट करने के लिए शकीला नून को किसी संगीत के क्लब में दाखिल करवाने के साथ साथ उसकी मदद की जाए, ताकि सहरा के टीलों में दबा ये टैलेंट भी संगीत की दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सके। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक, एहले ज़माना कदर करो, नायाब ना हो कामयाब हो, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कितनी खूबसूरत आवाज़ है शकीला की, वाकई किसी कोयल की आवाज़ से कम नहीं है। इस तरह का खूबसूरत और अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। हमें यहाँ पे लेने एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध सरकार की कारकर्दगी तब्दील हुई या नहीं हुई, बेहतर हुई या नहीं हुई, लेकिन तब्दीली ज़रूर हो गई और वो हुई है सूबाई काबीना में मज़ीद चंद चेहरे तब्दील कर दिए गए। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ किया है। कई वज़रा की छुट्टी करा दी गई है, तो कई नए लोगों को काबीना में शामिल भी किया गया है और काबीना में 4 नए वज़रा और वज़ीर आला के 3 मुशीरों का इजाफा भी किया गया है। अच्छा, जाम खान शोरों की बात की जाए, महकमा आपाशी ज़िया अब्बास शाह को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज दे दिया गया है। ज्ञानचंद की बात कर ली जाए, उनको महकमा अक़लियती अमूर और सादिक जोखियों को सोशल वेलफेयर का महकमा तफवीज़ कर दिया गया, उसकी वजारत दे दी गई। बिल्कुल, हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात होने वाले मुर्तज़ा वहाब से मुशीर माहौलियात का कलमदान जो था वो वापस ले लिया गया था, तो कुछ सूबाई वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए गए हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की बात करें तो उनको महकमा पब्लिक हेल्थ का इजाफी कलमदान भी दिया गया है और तैमूर तालपुर जंगलात के वज़ीर होंगे। अच्छा, सईद गनी के हवाले से भी सामने आई थी चीज़ें कि उनको भी तब्दील कर दिया गया, उनसे वजारत जो है वो ले ली गई है। तालीम की ख़ास तौर पे बड़ी अहम ये वजारत है। हम बात कर लेंगे, हमारे साथ इस वक्त तैमूर तालपुर साहब मौजूद, सिंध का वज़ीर जंगलात जिनको बना दिया गया है, उन्हीं से बात करेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही होती है सारों की जानिब से कि अभी तक टीम ही फाइनल नहीं हो रही है, बार बार तब्दीली की जा रही है। सिंध में जो काबीना में तब्दीली की गई है, कलमदान तब्दील किए गए हैं, इस तब्दीली की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, हमने जो डिलीवरी की है, जो डिलीवरेंस हमारी है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी सिंध में, हमने पूरी की हैं। आज आप अगर कंपेयर करेंगे सिंध को बाकी सूबों से, तो आप देखेंगे गवर्नेंस में भी हम उनसे आगे हैं, आप देखेंगे कि डेवलपमेंट भी हम उनसे आगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम उनसे आगे हैं। तो लिहाजा हम जो एक अच्छा काम कर रहे हैं हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं। जिस वक्त हम वज़रा बने थे तभी हमें कहा गया था कि आपके डिपार्टमेंट्स चेंज होंगे, आपके पास नए लोग आएंगे, हम नई शक्लें लाएंगे। तो हम उसी परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस के लिए आज पूरा सिंध तारीफ़ कर रहा है, उसी को बेहतर करने के लिए हमने और नए चेहरे और नई शक्लें आगे लाए हैं। और ये जो अमानत होती है, ये पार्टी की अमानत होती है, चाहे कोई वज़ीर हो, चाहे कोई एडवाइज़र हो, चाहे किसी का पोर्टफोलियो चेंज किया जाए, तो हम यहाँ पर काम करने आते हैं, हम काम करते हैं। पूरा हक है क़यादत को, जब जिसको दिल चाहे आगे करे, जिसको दिल चाहे बड़े पोर्टफोलियो चाहे पीछे करे। अच्छा तैमूर तारपुर साहब, ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इनकी क्या वजह है? बिलावल भुट्टो की मर्जी से हुई हैं, और क्या सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन मोड में जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी फैसले होते हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, पर वो फैसले जो हैं वो ऐसे ही नहीं किए जाते। चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब को, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को, अदी फरियाल साहिबा को, सबको बिठाकर अफाम और तफहीम से ये फैसले होते हैं, सबकी एडवाइस देते हैं, और फिर जो उनको बेहतर लगता है उसी हिसाब से फिर उसका जो है डिसीजन आता है। पर जो चेयरमैन साहब का फैसला होता है वो अटल होता है, वो फाइनल होता है। और आसिफ अली जरदारी साहब का ही कहना है कि मैं लीड करने दूंगा अपने बेटे को, और इसी के फैसले हर जगह पर। ठीक है तारपुर साहब, ये बता दीजिएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब का जो मामला एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगने का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात हैं दीगर पार्टीज़ को, दीगर स्टेक होल्डर्स को, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या आप कुछ तब्दीली नहीं आ सकती थी? आप लोग कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो बेहतर नहीं था कि किसी ऐसे शख्स को लगा दिया जाता कि जिस पे सारों का जो है इत्तेफाक होता? हम ही कानून की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ही कानून की पासदारी करती है। आप अगर ज़रा अपना मेमोरी को थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे और कुछ महीने रिवर्स में जाएंगे, तो यहीं पर हमारे MQM, वैसे तो कहते हैं MQM पाकिस्तान, पर वैसे MQM अल्ताफ़ मेरे इसको आज तक समझता हूँ, उनका कहना था कि अगर विदिन फलानी डेट तक जो हमारे सेंसस थे वो फिर से नहीं कराए, फेयर एंड फ्री सेंसस अगर नहीं हुए, तो फिर हम इस हुकूमत से जवाब दे के चले जाएंगे। तो क्यों इन लोगों ने जवाब नहीं, जब इमरान खान ने कह दिया कि हम सेंसस नहीं कराएंगे अभी, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि अभी तक MQM इस हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ बैठी हुई है? रीज़न ये है कि वो सिर्फ माल कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ नोट देखना चाहते हैं। उनको जो पुरानी उनकी याददाश्त थी, जो उनकी मेमोरी थी, जब वो बत्ताखोरी करते थे, चाइना कटिंग करते थे, वही काम इमरान खान के मेरे ख्याल से आज हो गए हैं। तो हम ना ही कभी हमने असूलों की सियासत से अलग हुए हैं, ना ही कभी हम सियासत से अलग, असूलों से अलग होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट थिंग एंड द बेस्ट थिंग टू डू। आपका दूसरा सवाल था, बल्कि इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमने ये शर्त रखी है कि जिस दिन भी इमरान खान न्याजी ने ये सेंसस, फेयर एंड फ्री सेंसस कराए, हम उसके 40 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। विद इन 40 डेज ऑफ द सेंसस वी विल अरेंज। हमारा जिम्मा है, हम सिंध हुकूमत है, हम ये करेंगे, कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। दूसरा, मुर्तज़ा वहाब क्यों? इसलिए कि हम फ़र्क दिखाना चाहते हैं ना। यही कहती थी MQM, यही कहती थी PTI कि फलाना मसला, एक का इल्ज़ाम दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरा का खुद पे लेते थे। तो जो आज तक ये परफॉर्म नहीं कर सके, वो इंशाल्लाह ताला हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बताएगी कि जब वो काम करना चाहती है, जब काम करती है, तो वो रिजल्ट। अगर बात की जाए, आपकी गवर्नमेंट तो 13 साल से सिंध में गवर्न कर रही है ना, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो सिंध की सूरत हाल है, कराची की अगर खास तौर पर बात करें, तो वहाँ पर तो शहरियों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं। क्या कोई प्लान है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मुर्तज़ा वहाब के पास? देखिए जी, आप और मैं कोई नहीं फैसला करने के लिए, फैसला करने वाली है अवाम। अगर हमने परफॉर्म किया है तो हमें वोट मिलेंगे, अगर हमने परफॉर्म नहीं किया है हमें वोट नहीं मिलेंगे। आप देख लें कितनी सीटें थी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के शहर में, और आज कितनी हैं। आप ज़रा काउंट में लाए वो सीटें जो हम नहीं जीत कर आए हैं, और कितने कितने मार्जिन से जीत के लाए हैं। आप ये भी काउंट में रखें कि जब
इलेक्शन हुई थी, फैसल वाडा ने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसमें धांधली करके और अपना वोटों के साथ ज्यादती करके, चीटिंग करके ये लोग नंबर 1 पे आए थे, थोड़े से मार्जिन से नून लीग से सीट जीते थे। अब जब इलेक्शन हुई तो हमने उनको पहले नंबर से 5वें और 6वें नंबर पर फेंक दिया। आपकी MQM को भी हमने 6वें 7वें नंबर फेंक दिया। तो ये हम डिलीवर कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिस्पांस और ये रिजल्ट मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हर सीट पर ये होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, PTI का जो MPA चाहे मुकाबला करे, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। मैं अपनी उमरकोट की सीट छोड़ के आऊँगा, कराची में जिस सीट से कहेंगे लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। और उसी तरह से हमारा जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया है, आप उससे भी वही रिजल्ट्स देखेंगे। ज़्यादा मेरे ख्याल से बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप महीनों और सालों में नहीं, आप हफ्तों में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो यही होते हैं कि हफ्तों की जगह भी दिनों में मामला बेहतर हो रहे हो। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे तो चैलेंज कर दिया, मैं अपनी उमरकोट की सीट छोड़ता हूँ, कराची में आता हूँ। कोई भी शख्स मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन कराची की अगर हम सूरत हाल देखें तो कराची ने वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा दिया था। फिर MQ, लेकिन वैसे इस तरह के चैलेंज जो है ना वो करने नहीं चाहिए, चैलेंज करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल है, क्योंकि एक ही चैलेंज याद आ जाता अता तारड़ को उनका वो जो है उनका याद है। बिल्कुल। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बड़ा अहम मसला है और वो शायद सबका मसला। अच्छा, कहा जाता है कि ख़वातीन का मसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये हम सारों का ही मसला है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की उम्र बढ़ रही होती है, इंसान ना मानने को तैयार होता है और फिर कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी तरह जो है ना मुझे ये मतलब कि झुर्रियाँ ना पड़ रही हों, मैं बूढ़ा ना नज़र आ रहा हूँ। ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, सबका मसला। क्या ख्याल है इकराम? बिल्कुल ऐसे ही सबका मसला है। अच्छा, लोग जो है अपनी एज छुपा रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर उनसे जो है वो लोग निकलने के लिए फिर वो कहते हैं कि हम अपनी एज तो छुपा रहे हैं, लेकिन इन तरह की जो अब हमारी जो सामने लोगों को नजर आ रहा है इन चीज़ों को भी छुपाना है, तो इसके लिए बहुत सारे जो है ना ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं लोग। और जिस तरह से एंटी एजिंग हम लोग कहते हैं, बात करते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? मुख्तलिफ टोटके हैं, ग़िज़ाएँ हैं, या सर्जरीज करवा लेनी चाहिए? यही हमने जानना है। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद, उनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बताएंगे क्या है, मतलब हम बूढ़ा तो कोई भी नहीं होना चाहता है, उसके लिए आजकल हम कोशिशें क्या कर रहे हैं कि किस तरह से ना हो? क्या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं? अच्छा, बहुत से ट्रीटमेंट्स और इस तरह की कंप्लेंट्स अब चूँकि लोगों की आती हैं हमारे पास, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये ना सिर्फ फीमेल्स में, अब मेल में भी इस चीज़ का रुझान आ चुका है और हर बंदा ये यंग दिखना चाहता है। तो उसके लिए मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊं, जो कि एक नेचुरल वे में आपको एंटी एजिंग चीज़ें देती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी डाइट, आपका लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट में टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए जो कि कुदरती तौर पे हर घर में अवेलेबल होती हैं। टॉक्सिन्स को अगर मैं आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो ये वो जहरीले मादे हैं जो अगर किसी की बॉडी में जाते हैं तो सर से लेके पैर तक हर चीज़ को ये डैमेज करते चले जाते हैं, ना सिर्फ बाहर से बैरूनी जैसे हमारी जिल्द, बाल, नेल्स हो गए, इनफैक्ट हमारे अंदरूनी अज़ा को भी ये चीज़ें डैमेज करती हैं। तो हमारी डाइट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हम वो चीज़ें शामिल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें किन में हैं? बिल्कुल, मैं इसी पे आने लगी थी। बहुत नेचुरल सा सोर्स हमारे पास अल्लाह ताला ने मौजूद हमें दिया है, फलों की सूरत में, ग्रीन टी की सूरत में। इनके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर लें और डेली आप 15 से 30 मिनट की वॉक अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आपके एजिंग इफ़ेक्ट्स काफ़ी लंबा अरसा जो हैं ये नहीं आते हैं और ये नेचुरल तौर पे आपको उससे दूर रखते हैं एजिंग इफ़ेक्ट से। दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेटली कि हमारे इलाकों में अब पोल्यूशन का जो एक धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा एक रेट बढ़ चुका है, तो हम जब बाहर सांस भी लेते हैं तो हम बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने अंदर लेके जाते हैं। जंक फूड की तरफ लोगों का ध्यान बहुत जा चुका है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बाहर निकलना छोड़ दें या जंक फूड छोड़ दें, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा ऑब्वियसली अब हमारे पास अगर कोई चाहता है कि जी मुझे क्विक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पहले तो ये बता देना, क्योंकि कुछ लोग इसीलिए नहीं आते कि यार साइड इफेक्ट्स हैं, हम क्या जाएं?
बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं अगर आप किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं, अनट्रेंड बंदे के पास जाते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको ठीक कर सकती है और उसकी टेक्निक मशीन की, या जैसे मिसाल के तौर पे लोग फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स कराते हैं या लेज़र्स के प्रोसीजर्स कराते हैं, और करने वाला अगर ट्रेंड नहीं है तो उसके आपको उससे कई गुना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है समटाइम्स कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपने फिलर्स ख़राब हुए हुए उनको ठीक कराने के लिए, थ्रेड्स ख़राब हुए हैं उनको ठीक कराने के लिए कि ये फ़लानी जगह से कराया था, वो कम रेट में कर रहा था तो हमने वहाँ से करा लिया। और उनको जब ठीक करना हो तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग भी चीज़ें हो जाती हैं, और उसके बाद थोड़ा कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर आता है बंदे की स्किन के ऊपर, आपकी चाहे वो फेस की हो चाहे बॉडी की हो। तो इन चीज़ों को हमेशा इस चीज़ पे ख्याल रखें कि आपने जब भी जाना है आप क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं और उससे ये चीज़ें कराएं जो इसमें ट्रेंड हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर हो, ना कि सस्ते के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को डैमेज बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं ना कि सर्जरीज हो रही होती हैं, एंटी एजिंग सर्जरीज लोग करवा देते हैं, ये कितनी ज़्यादा आप कहते हैं कि मतलब ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी बात तो अलग बात है, लेकिन ये करानी चाहिए भी कि नहीं करानी चाहिए, इस बारे में बताइएगा कितनी इफेक्टिव होती है? देखिए, एजिंग जो है अगर आप ग्रेसफुली एज कर रहे हैं तो आई प्रेफर इट। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आप ग्रेसफुली एज करें, उसको मेंटेन करें, आपकी जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको चेंज ना कराएं, उसको बेहतर कर लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग आके कहते हैं कि मेरे फीचर्स ही चेंज कर दें, तो मैं उस पर रिकमेंड नहीं करती। मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको बेहतर करा लें, जो आपके नेचुरल फीचर्स हैं उसकी तरफ जाएं। लेकिन जो सर्जिकल और आप वो बात कर रहे हैं, सर्जिकल में इशू ये है कि अब हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसलिए हम सर्जिकल को तब उस पर जाते हैं जब हमारे पास नॉन सर्जिकल वे में ऑप्शंस मौजूद ही ना हो, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं कि हम इसको बगैर किसी सर्जरी के करेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन ही होता है कि आप पहले हमेशा नॉन सर्जिकल वे में जाएं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमारा बालों का इशू है और हमने बाल लगवाने हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं कभी भी उन्हें ये नहीं कहती कि आप सर्जिकल प्रोसीजर जो हेयर ट्रांसप्लांट है उस पर जाएँ। उस पर फिर हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, हम उस पर उनको ले जाते हैं जिससे उनके बाल बेहतर हो जाते हैं। तो उसमें इस तरीके से कि हमें पेशेंट को पहले असेस करना होता है कि क्या इसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, और मोस्टली पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बॉडी के ऊपर फैट्स आ जाते हैं, चर्बी का बहुत ज़्यादा एक जिस्म पे हो जाना हो जाता है, उसको रिमूव कराने के लिए लोग सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो उसमें हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन अब मौजूद हो चुके हैं कि हम बग़ैर सर्जरी के चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। और जिससे एक टर्म बड़ी, वो एक लाइनर बड़ा मशहूर है कि बग़ैर कट बग़ैर खून के चर्बी का खात्मा। तो ये चीज़ें बड़ी इजीली मौजूद है और सेफ है। ये कुछ जादू नहीं रह गया? नहीं, जादू नहीं है, बिल्कुल जादू नहीं है, और ये बहुत सेफ चीज़ें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, लेकिन झुर्रियों का तो मसला है ना हमारा कि हमने झुर्रियाँ ख़त्म करनी है, तो अगर झुर्रियाँ ख़त्म करनी है, पड़ गई हैं, वो ग़िज़ा से ख़त्म हो जाएंगी, जो डाइट की आप बात कर रही हैं, या कोई प्रोसीजर तो अब करवाना पड़ेगा, तो फिर सेफ क्या है हमारे लिए? अगेन, अब ये जो झुर्रियाँ भी हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ को हम कहते हैं स्टैटिक रिंकल्स और कुछ को कहते हैं डायनामिक रिंकल्स। डायनामिक रिंकल्स बेसिकली वो होते हैं जब हम चेहरे के फीचर्स दिखा रहे हैं तो वो रिंकल पड़ रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो झुर्रियाँ होती हैं वो पड़ चुकी होती हैं, मुसलसल रहती हैं। तो इन दोनों को ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट है। डाइट से ये चीज़ें फिर ज़रा मुश्किल होता है इनको ठीक करना, लेकिन डाइट उन लोगों के लिए बेहतर है जो भी यंग हैं और वो चाहते हैं कि उनके रिजल्ट इनिशियल स्टेजेस के लिए। तो इस तरह की झुर्रियाँ जो हैं इनके लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप या तो लेज़र्स प्रोसीजर से ऐड करा लें। बोटॉक्स बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है। थ्रेड्स बहुत अच्छे, ये सेफ प्रोसीजर्स हैं जिनके ऊपर हम जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी ने लेज़र्स में जाना है तो मल्टीपल लेज़र्स मौजूदा हो चुके हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाईफू है, और ये फ्रैक्शनल लेज़र्स हैं। तो ये बहुत सारे इनके अब ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सानिया, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। और हमारी थी कि पहले बहुत अच्छी बात है कि अच्छा एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अगर ये बता रहा हूँ ना कि नहीं ट्रीटमेंट आप किसी सर्जरी से पहले, किसी और ट्रीटमेंट से पहले अपनी डाइट बेहतर कर लें, तो ये बात ना वैसे अजीब ही लग रही होती है। तो वो अगर हमें बता रही हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और बुरा होने से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो हैं उनके बड़े बड़े अजीबो-गरीब किस्म के भी शौक हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साला हुदा सेठी भी शामिल हैं जिन्हें इल्यूजन मेकअप है उसका बहुत ज़्यादा शौक है और वो मेकअप वो करती हैं इल्यूजन मेकअप। अच्छा, ये बड़ा ही मुनफरिद है और ये मतलब कि क्या कमाल की आर्टिस्ट हैं। खुसूसी हुनर के ज़रिए वो अपने चेहरे पर ऐसे डिज़ाइन या अशिया बना रही होती हैं जो देखने वाले को बिल्कुल असली लग रहे होते हैं। अच्छा, हुदा का अपना इंस्टाग्राम का जो है वो अकाउंट भी है और वहाँ पर वो अपने जो मेकअप ट्यूटोरियल्स करती हैं वो वहाँ पर शेयर करती हैं और उसके साथ साथ ही जो लोग हैं वो वहाँ पर देखते हैं जब उनकी तमाम चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा वो हैरत में मुब्तला हो जाती है कि यार इतना ज़बरदस्त काम करती हैं हुदा। और आप ये देख भी रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त पिक्चर्स चल रही हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, क्या बेहतरीन ये तस्वीर है। हुदा ये कहती हैं कि उन्हें मेकअप का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है और उनके मेकअप को अगर देखा जाए ना, कई लोग नीचे कमेंट करते हैं यार ये कितना ज़्यादा खौफनाक किस्म का, तो बोलते खौफनाक नहीं होते, बस एक फन दिखाई दे रहा होता है। और क्या बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, आप ये तस्वीर देखें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पिछले साल उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम सारे बोर हो रहे थे, तो मैंने आइडिया मेरे पास आया कि हम क्यों ना मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊँ, वहाँ पर ये जो लुक्स हैं मेकअप की वो शेयर करूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर इल्यूजन मेकअप की तरफ वो आई और फिर उन्होंने मुख्तलिफ सारी जो ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स वो बनाना शुरू की, अपनी जो आप देख रहे हैं चीज़ें लुक्स उन्होंने क्रिएट की हैं, A-levels कर रही हैं। और कहती हैं कि ये आइडियाज़ जो हैं ये नहीं कि लॉकडाउन के दौरान आया, ये उससे पहले बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मैं जो है काम शुरू हो गई। हुदा से गुफ्तगू करते हैं। हुदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको चेहरे पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने का ख्याल कैसे आया था? लॉकडाउन तो चले, हम ये कह लेंगे कि एक ज़रिया बना कि आपने बनाने शुरू कर दिए, और ये इल्यूजन आर्ट क्या है इसके बारे में भी बताएं। मैं इल्यूजन मेकअप करती होती हूँ, जो कि 3D मेकअप भी आप उसको कह सकते हो। अच्छा। उसको आप अगर देखो तो वो आपको रियल लगता है। उसको करने में कोई 1 आवर लग जाता है और मुझे इसका आइडिया इस तरह आया कि मैंने स्टार्ट नॉर्मल मेकअप से किया था, लेकिन 2020 के एंड में मैं जब लोगों को ये इल्यूजन मेकअप करता देखती थी तो मैं सोचती थी कैसे होता है, ये क्या होता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैंने देखा कि मैं इसको काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अच्छा, ये जो ट्राई ना हुदा ये आपकी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपकी कैसे डिज़ाइन बनाती हैं अपने फेस पर और क्या सोर्स ऑफ इनकम भी यही है? मैं डिफरेंट डिज़ाइंस बनाती हूँ। मैंने एक बार एग बनाया था, कभी क्रैक्स, एक बार केक बनाया हुआ है, मेरा फेस में वैक्यूम से खींच रही हूँ, मास्क बनाया हुआ है। मैंने बहुत डिफरेंट मेकअप लुक्स बनाए हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली ही इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग शुरू की है, इससे पहले मैं नहीं करती थी। अच्छा हुदा, में ये बात आपने कहीं से सीखा भी है इस शोबे में, इस आर्ट में कोई आपका रोल मॉडल भी है? मैं डिफरेंट मेकअप लुक्स करती हूँ। किसी में मेरे फेस पे एग होता है, किसी में केक होता है, किसी में मेरे फेस पे क्रैक्स आए होते हैं, एक बार मैंने मास्क बनाया था। तो डिफरेंट मेकअप लुक्स होती हैं और मेरी एज सच कोई इंस्पायरेशन नहीं है। मैं डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की डिफरेंट मेकअप लुक्स देखती हूँ, मुझे पसंद आती हैं, मैं उनको अपने फेस पे क्रिएट कर लेती हूँ। यूट्यूब के जरिए मैंने। अच्छा हुदा, जो वीडियोस आप शेयर करती हैं सोशल मीडिया पर, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है? मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आता है, काफ़ी लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मेकअप है ये कॉमन नहीं है, ये बहुत कम लोग करते हैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझसे काफ़ी आई थिंक लोग इंस्पायर हुए हैं और वो मुझसे इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स भी करते हैं जो मैं करती हूँ, फिर वो भी करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है हुदा, मैं ये बताएं कि आपको तो अब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के लिए भी बुलाया जा रहा है, हमने भी आपको बुलाया है। मशहूर इतनी सी उम्र में हो जाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी कि BBC ने मेरा इंटरव्यू लिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे काफ़ी पसंद आया और एक बहुत मज़ा आया मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और क्या कमाल का बड़ी ज़बरदस्त लुक्स जो है वो क्रिएट करती है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा, मुझे तो अच्छा लगा और मैं खुद हैरान हुई थी कि इतनी सी उम्र में इतने बड़े काम कर रही हूँ। मैं कहने लगी कि मेरी शक्ल भी अगर बना दें तो क्या ही बात है। मतलब मैं तो खुद बहुत चाह रही थी कि मेरी शक्ल भी। खैर, बड़ा बेहतरीन किस्म का ये आर्ट है और फ़न है जो जिसमें वो कमाल रखती हैं। और एक और बेहतरीन सी आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपकी उनसे पहले भी मुलाकात करवा चुके हैं, आप उनको जानते हैं। हमें आज बेहतरीन से नगमे वो
सुनाने के लिए आई हैं मेमूना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? हम ठीक है मेमूना। आप जिस तरह से हम बात करते पहले कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आप उस सारी मसरूफियत से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। या तैयारी बिल्कुल नहीं है या तैयारी बहुत अच्छी है, हाँ। ये दो ही सूरतें हो सकती हैं। तैयारी तो जिन्होंने की है उनकी तो अच्छी है, लेकिन जो इस वक्त किताबी कीड़े बने हुए हैं उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यानी कि मेमूना उनकी तो तैयारी यानी कि पूरी है। बिल्कुल बेहतरीन किस्म की। चलें हम आपको उसके लिए भी मेमूना गुड लक कहेंगे। आज आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं? आज चूँकि 14 अगस्त आ रही है तो इसलिए सबसे पहले मैं मिली नगमा सुनाऊंगी। क्या बात है, वतन की मिट्टी गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुअन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे मुअन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है। तेरी हिफाजत का आज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और आपको पता है कि ये मैडम नूर जहाँ की फ़ैन है और अगर हम इनको सुने तो आंखें आप बंद कर लें तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है ना कि क्या बात है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत उनको पढ़ रही अच्छा, मैं हूँ ना, तो फिर हमें मैडम की आवाज़ में कुछ सुना दें। मैडम की आवाज़ में गज़ल सुनाऊंगी, दिल धड़कने का समय। ज़रूर। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने
याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने आज मुश्किल था संभलना मुश्किल था संभलना दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। जबरदस्त क्या जबरदस्त। हाल दिल हम भी सुनाते हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। जिनके फुटस्टेप्स पे चल रही हैं ना मैमूना, मेरा ख्याल तो है ये तो बहुत बहुत आगे जाएंगे। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैमूना जब हो ना तो मैमूना से ज़्यादा सुन लिया जाए, मैमूना से कम बात की जाए, सुना ज़्यादा से ज़्यादा जाए। मैमूना अब आप हमें क्या सुना रही हैं? अब रात फैली है तेरी। क्या बात है, मतलब आप देखें कैसी चीज़ें चुन चुन के लेके आ रही हैं। ज़बरदस्त जा रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह, रात फैली है तेरे फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागे, फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागे, फिर बरसने लगी
आंखें मेरी बादल की तरह रात फैली है तेरे। क्या बात है मेमुना, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मेमुना, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतनी खूबसूरत हमें नगमे सुनाए। आवाज़ का जादू जगाया। मेमुना से भी इजाज़त लेंगे, आपसे भी इजाज़त लेंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, बहुत ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।